तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा t = 5 सेकंड में, हमें अगर स्पीड निकाल इसका डिस्टेंस निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, s = ut प्लस हाफ at² लगाते हैं, और वेलोसिटी निकालना हो तो v² = u² प्लस। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आसानी से दोनों डिस्टेंस और वेलोसिटी निकालते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम दोनों वेलोसिटी और स्पीड एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन जैसी बात आती है किसका, माइक्रोस्कोपिक का, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के केस में दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों अगर हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कुछ एरर आएगा। क्या आएगा? एरर आएगा, और वो जो एरर आता है उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी एरर इन पोजीशन, यानी कुछ उसमें एरर आएगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन का अगर हमें चाहेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां है और इसका वेलोसिटी कहां है, वेलोसिटी कितना है, तो अगर हमें इसका पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ निकालना होगा तो ये जरूरी नहीं कि यहां पर, इसमें हो सकता है कि यहां भी हो इलेक्ट्रॉन, हो सकता है कि यहां भी हो। तो अगर दोनों एक साथ अगर हम निकालते हैं तो इसमें क्या आएगा, एरर आएगा। तो कुल मिला के डी ब्रोगली ने बोला कि अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी या मोमेंटम हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर, अगर करते हैं तो उसमें क्या आएगा, एरर आएगा, और उसी एरर को क्या बोला जाता है, अनसर्टेनिटी। तो डेल्टा एक्स मैं लिखूं तो इसका मतलब हुआ एरर इन पोजीशन या डिस्टेंस। अगर मैं डेल्टा पी लिखूं तो इसको बोलेंगे एरर इन मोमेंटम, या मैं डेल्टा वी लिखूं तो एरर इन वेलोसिटी, और उस एरर को दूसरा नाम क्या बोला गया है, अनसर्टेनिटी। यानी अनसर्टेनिटी कुछ और नहीं है, एरर है। तो अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का उन्होंने कैलकुलेट किया कि इसका जो पोजीशन है, यानी जो एरर आया डिस्टेंस में और जो एरर आया मोमेंटम में, वो एरर किसके बराबर होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4π के। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, किसने, हेजनबर्ग ने, कि एरर इन पोजीशन और एरर इन मोमेंटम, जो दोनों एरर का मल्टीप्लाई आएगा वो कितना के बराबर आएगा, h/4π। अभी अब हमने हेजनबर्ग देखा, ये उनका स्टेटमेंट है। यानी हेजनबर्ग का स्टेटमेंट क्या है, नॉर्मल ऐसे है कि हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एक साथ साइमल्टेनियसली वेलोसिटी और उसका पोजीशन हम कैलकुलेट, ये उनका स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट में उन्होंने दिया कि जो प्रूव करके दिया कि एरर में जो एरर आएगा पोजीशन में और जो एरर आएगा मोमेंटम में, वो h/4π के बराबर आएगा। ये उनका स्टेटमेंट है। अब इससे बोर कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, मतलब बोर को कैसे, बोर के ऊपर क्वेश्चन के बौछार हो गया। बोर क्या बोल रहा था कि, बोर बोल रहा कि एग्जैक्ट अपने ये डिस्टेंस पर ट्रेवल करेगा, ये तो बोर बोल रहा था, और उसका वेलोसिटी उन्होंने फाइंड आउट करके दिया ना। यानी बोर ने बोला कि इसका लोकेशन यहां से फिक्स है सेंटर से, और उसका वेलोसिटी भी क्या है, फिक्स है, ऑर्बिट नंबर 1 वाला का। तो बोर का कहना था कि यहां से इसका इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो रेडियस है और वेलोसिटी वो फिक्स है, और इसीलिए सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता हुआ बता रहा था। और ये क्या बोल रहा है, हेजनबर्ग बोल रहा है कि नहीं, तुम एक साथ दोनों कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, इसमें कुछ एरर आएगा। तुम्हारे कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां है, और हमारे कहने का मतलब यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, क्योंकि हम दोनों फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया क्या? और कोई बोले कि हम सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, और हम बोले कि नहीं तुम सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते,
इसका मतलब कहीं यहां होगा, फिर कहीं यहां होगा, फिर कहीं यहां होगा, यानी तुम सर्कुलर पाथ जो बोलो गलत है। और डी ब्रोगली ने तो यही बात बोल दिया था ना, क्या कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं ऐसे चल रहा है। तो इसका मतलब डी ब्रोगली और हेजनबर्ग को साथ में जोड़ कर देखो तो इसका मतलब यही समझ में आया कि हो ना हो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे नहीं चल रहा है, कि अगर सर्कुलर पाथ पे चलता तो इसमें एरर नहीं आता, इसका पोजीशन फिक्स होता। तो बोर के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या है, फिक्स है, और वेलोसिटी क्या है, फिक्स है। और ये डी हेजनबर्ग बोल रहा है कि नहीं, दोनों एक साथ कैलकुलेट, क्योंकि हर बार यहां से सेंटर से डिस्टेंस क्या है, फिक्स है ना, सेंटर से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। और ये बोल रहा है कि तुम दोनों एक साथ कैसे बोल रहे हो कि दोनों में तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। चलो मान लेते इसमें एरर नहीं है, एग्जैक्ट है, तो फिर वेलोसिटी में एरर आएगा। समझ में आया क्या हुआ, बोहर ने क्या बोला कि फिक्स रेडियस पे अपने पाथ पे घूमेगा, और ये बोला कि नहीं फिक्स कैसे घूमेगा, तुम वेलोसिटी और दोनों में निकालोगे तो उसमें एरर आएगा। तो इसीलिए बोहर के बाद बोहर के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर दिया गया, क्या इलेक्ट्रॉन तुम सर्कुलर पाथ पे कैसे घुमा रहे हो और उसका वेलोसिटी एग्जैक्ट कैसे बता रहे हो। समझ में आया क्या, तो ये बोहर के बाद को कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कैसे हुआ समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का हम लोकेशन तो नहीं, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहां हो, यहां हो, यहां हो। तो यहां से एंट्री मारेगा प्रोबेबिलिटी यानी संभावना कि इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है। तो जितना भी हम अब नया पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तुम लोग आगे प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़े होगे थोड़ा बहुत सोजिंगर में, तो यहां से एंट्री मारता है प्रोबेबिलिटी, यानी हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहां है। अब इससे मान लो तुम ये रूम पूरा खाली है, समझ में आ गया, और तुम इसमें केवल एक इसमें स्टूडेंट दौड़ रहा है इधर से उधर। अब दौड़ रहा है, ये रूम है, अब मान लो इधर तुम दौड़ रहे हो पूरा, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, तो क्या मैं उसका फिक्स लोकेशन बता सकता हूं क्या, नहीं। हाँ मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी है यहां आने का, यहां आने का, यहां आने का, यहां आने का, ये प्रोबेबिलिटी है आने का। मतलब तुम जो है इतना दूर में घूम सकते हो, और हो सकता है कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स ना भी मिले, तो जहां ना मिले उसको क्या बोलते हैं, नोडल। तो आगे हम नोडल प्लेन के बारे में बात करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। और मान लो तुम रूम में घूम रहे हो और कभी इधर आ ही नहीं, तो इस कॉर्नर में कभी आ ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये इधर इधर तुम आए क्या कभी, इसका मतलब नहीं आए तो क्या है, नोडल है वो। मतलब वो ऐसा सरफेस है, ऐसा एरिया है जहां पर तुम कभी आए ही नहीं। तो बोहर के बाद को कॉन्ट्रडिक्ट हेजनबर्ग ने भी किया, और बोहर के बाद को डी ब्रोगली ने भी किया। डी ब्रोगली ने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स वेव बनाते हुए चलेगा, और ये क्या बोल रहा है कि तुम एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता रहे हो, इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता, और वेलोसिटी हो सकता है कि यहां भी हो, यहां भी हो और यहां भी हो। हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने लग जाएंगे कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन इधर हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो तुम। समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी का मतलब, नोडल का मतलब समझ में आया, मतलब वो ऐसा एरिया जहां इलेक्ट्रॉन्स कभी आए ही नहीं। समझ में आया क्या, अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहा है फिर यहां घूमेगा, ऐसे ऐसे, तो इस एरिया में कभी आने का उसका चांस ही नहीं है, तो ये नोडल हो जाएगा। तो बाद में इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले तो हमें ये समझना है हेजनबर्ग के स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के पहले उसमें फील लाना है कि एक्चुअली क्या हुआ कि बोहर फेल होता चला गया। तो क्या हुआ कि बोहर फेल होता चला गया, बोहर ने बताया कि सेंटर से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। और ये क्या बोल रहा है, नहीं एक साथ दोनों एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। सर्कुलर पाथ कैसे बनेगा, समझ में आया।
तो हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एक साथ दोनों वेलोसिटी और लोकेशन हम नहीं बता सकते, यानी सर्कुलर पाथ कहना गलत है। ये चीज हेजनबर्ग समझ में आ गया। तो हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट का, खासकर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का, एक साथ हम लोकेशन यानी पोजीशन और उसका वेलोसिटी या मोमेंटम हम एक साथ कैलकुलेट अगर करें तो क्या होगा, एरर आएगा, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, अनसर्टेनिटी के नाम से जानेंगे, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा। और उन्होंने प्रूव करके दिया कि देखो जब दोनों साथ में निकालते हो तो एरर का वैल्यू कितना आ रहा है, h/4। स्टेटमेंट लिखियो ना सब। तो अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग जो एरर आया यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ये वैल्यू आया। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर हम जा रहे हैं। अब ये बात बता दिया कि हेजनबर्ग का स्टेटमेंट क्या है और हेजनबर्ग कैसे बोहर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये दोनों बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई h/4π आता है। अब डेल्टा एक्स मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, m इंटू भी। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का तो मास फिक्स है, या इलेक्ट्रॉन का भी मास हमने नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं ना, कि वो भी उसमें संभावना है नहीं है ना, वो तो फिक्स है ना। तो एरर किस में आ सकता है, मास में थोड़े ना एरर आएगा, किस में एरर आएगा, वेलोसिटी में। तो यहाँ इंटू एम इंटू क्या लिखेंगे, डेल्टा एम हम नहीं लिख सकते, समझ में आया क्या, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। इस m को इधर ला देते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। या तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना या तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, समझ में आ गया, h/4πm। ये क्या बोलेंगे, एरर इन, यानी बुक में लिख देगा अनसर्टेनिटी इन, और एरर इन, इसका मतलब क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन, और दोनों का मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना आ रहा है, समझ में आ गया। अब इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं। मान लो बोहर ने बोला होगा कि चलो एग्जैक्ट लोकेशन हम निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन निकालते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन निकालने का मतलब, एग्जैक्ट पोजीशन निकालने का मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि जब हमने एग्जैक्ट निकाल ही लिया पोजीशन तो एरर कितना आएगा, जब हम तुम्हें बता दिए कि तुम हमसे 10 मीटर के डिस्टेंस पे हो तो एरर कितना आएगा, 0। समझ में आया क्या, एरर का मतलब क्या हुआ, हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर पे है, लेकिन मे बी 11 सेंटीमीटर पे हो सकता है, मे बी 9 सेंटीमीटर पे भी हो सकता है, लेकिन हमने बोल दिया कि नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट 10वें सेंटीमीटर पे। तो जब 10वें सेंटीमीटर पे बोल दिया मतलब इसमें एरर क्या है, 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू डेल्टा वी इक्वल टू ग्रेटर देन h/4πm। ये 0 इधर आएगा तो डेल्टा वी और ग्रेटर देन इक्वल टू h/, ये सब क्या हो जाएगा, 0। और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में कितना एरर आ गया, इनफाइनाइट, इतना आ गया कि हम बोल भी नहीं सकते, मतलब हम निकाल भी नहीं सकते। एरर इतना आ गया कि हम उसको निकाल भी नहीं सकते। इसका मतलब तुम अगर एक निकालोगे तो दूसरा क्या आ जाएगा, उसको हम निकाल ही नहीं पाएंगे, उसमें एरर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब वो पूरा का पूरा गलती है। इनफाइनाइट आने का मतलब क्या है, एरर इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 100% एरर है। 100% क्या है, अगर तुम ये 100% करेक्ट निकाले तो ये 100% क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब एक साथ जब तुम ये बता रहे हो कि इसका लोकेशन ये है तो इसका वेलोसिटी वहां पर 100% गलत बता रहे हो तुम। या अगर तुम वेलोसिटी को क्या कर दो, अगर तुम मान लो एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालते हो, एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालो तो एरर कितना आएगा, तो जब ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट।
इसका मतलब एरर किस में आ गया, डेल्टा एक्स में, इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब 100% क्या हो, यानी जब इलेक्ट्रॉन का तुम वेलोसिटी बता रहे हो उस समय पोजीशन नहीं बता। कुल मतलब क्या कट कर दिया, कुल मतलब ये कट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर नहीं घूमेगा, क्योंकि हर जगह से इसका लोकेशन क्या है, फिक्स है। तो वेलोसिटी अगर लोकेशन फिक्स करते हो तो वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। जबकि बोहर दोनों बता रहा था एक ही बार में कि एक ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन इतना है और वेलोसिटी इतना है। हमने निकाला भी था वेलोसिटी के फॉर्मूला और रेडियस का फॉर्मूला निकाले थे ना। यानी एक में अगर करेक्ट निकालोगे तो दूसरा 100% इनकरेक्ट आ जाएगा। ये अगर करेक्ट निकालते हो तो दूसरा 100% क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4πm, अगर इसमें एरर ज्यादा है, इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो इसमें एरर क्या आएगा, मतलब एक में एरर ज्यादा आएगा तो एक में एरर जीरो तब आएगा जब इसको बिल्कुल 100% करेक्ट माने। अगर मान लो 10% करेक्ट माने तो ये 90% क्या आएगा, सही आएगा। नहीं समझ में आया? ये क्या है, ये 100% करेक्ट है, तो ये 100% करेक्ट। अब मान लो ये 90% सही है, तो ये क्या होगा, 10% सही होगा, 10% सही होगा, यानी 90% गलत होगा। यानी एक में एरर ज्यादा आएगा तो दूसरे में एरर है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, फिक्स है ना। मान लो ऐसे है x इंटू वाई इक्वल टू 10, x इंटू वाई इक्वल टू 10। अगर इसका वैल्यू ज्यादा गिरेगा तो y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू कम गिरेगा तो y का वैल्यू होगा ना। उसी तरह से इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें एरर कम है तो इसमें एरर, और इसमें एरर ज्यादा होगा तो इसमें एरर। अगर इसमें एरर ही नहीं है तो इसमें 100% एरर होगा। अगर इसमें एरर ही नहीं है तो इसमें, समझ में आया? ये बताओ क्या क्या हुआ, हेजनबर्ग ने क्या क्या बताया। स्टेटमेंट क्या है हेजनबर्ग का, पहला स्टेटमेंट जानना है। स्टेटमेंट क्या है, वेलोसिटी और मोमेंटम और पोजीशन हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर ये बताओ कि ये बोहर के थ्योरी को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसकी पोजीशन और वेलोसिटी, और ये क्या बोल रहा है, नहीं दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते, इसका मतलब सर्कुलर पाथ नहीं है। अगर एक एग्जैक्ट बताओगे तो दूसरा में क्या आएगा, 100% एरर आएगा, यानी वो 100% इनकरेक्ट होगा। तो यही इसका स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो आसान है, समझ में आया ना। क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसका ये एरर ज्यादा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज्यादा है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। एक में एरर ज्यादा होगा तो दूसरा में एरर, ऐसे सोच लेना है x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट 10 है, तो इसमें अगर इसका वैल्यू ज्यादा गिरेगा तो इसका वैल्यू कम गिरेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना है, 10 आना है। तो 10 तो फिक्स हो गया ना, ये वैल्यू तो फिक्स हो गया ना। समझ में आएगा ये? तो स्टेटमेंट क्या क्या लिखे, देखा ना स्टेटमेंट। According to Heisenberg, it is not possible to determine exact position and momentum of electron accuracy in simultaneously. लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स में अप्लाई होता है। अगर तुम फिजिक्स में पढ़ोगे और एक ऑब्जेक्ट को मूव कराया जाएगा तो उस समय स्पीड और वेलोसिटी निकाल लोगे। उस समय जिद मत करने लग जाना कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते ना। यानी कि फिजिक्स में सर पढ़ाए तो सर वेलोसिटी और डिस्टेंस एक साथ कैसे निकाल सकते हैं, तो उस बड़े ऑब्जेक्ट पे निकाला जा सकता है जिसका मास ज्यादा है। तो ये फॉर्मूला लिखे हो ना,
हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोप। इस पे क्वेश्चन भी किए हो, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्वेश्चन है ना, तो होमवर्क में लिख लो। नहीं, WE 41, 42, 43 होमवर्क लिख लो। WE नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे, बना के लाना। आज इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि टेस्ट है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट मंडे के क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले डाउट बोले तो मंडे को भी टेस्ट। हाँ तो संडे को बना के लाना एटलीस्ट। तो घर से बना के लाना, होमवर्क दे रहा हूँ। केमिस्ट्री का हाँ तो हम तो डिस्कस कर सकते हैं ना। हाँ तो बराबर है। होमवर्क लिख लो 41, 42, 43 क्योंकि इसमें परसेंटेज वगैरह भी दिया है। अच्छा ऐसे लिख के दिया जाए, इफ ए स्पीड कैन बी मेजर विद इन एक्यूरेसी 2%, केवल स्पीड 2% एक्यूरेट है। स्पीड जो है वो 2% एक्यूरेट है। उसको नेक्स्ट क्लास में हम उसको करवाएंगे, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया ना। अब देखो वॉल्यूम में पेज नंबर 21 पे क्वांटम मॉडल ऑफ एटम है ना। तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम से लेके और पेज नंबर 23 तक क्वांटम नंबर तक, इसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे। इसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे। उसके बाद अभी जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उतना पहले समझ में नहीं आएगा, पहले जो समझाना है उसको मैं समझा दूंगा। तो पहले क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे पेज नंबर 21 पे, क्योंकि ये ऑलरेडी फंडामेंटल में भी हो चुका है। क्वांटम नंबर पढ़े थे ना। तो क्वांटम नंबर यानी पेज नंबर 23 से लेकर लास्ट तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है। अगर तुम लेवल 1 निकालना, लेवल 1 में जो टॉपिक है, लेवल 1 निकाले क्या? तो लेवल 1 में जो टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल हो गया है ना, और उसके बाद डी ब्रोगली और हेजनबर्ग बाकी है पेज नंबर 36 पर। उसके बाद है क्वांटम नंबर है, ठीक है। क्वांटम नंबर है। लेवल 2 में जाओगे तो एक और आएगा टॉपिक, डी ब्रोगली के बाद डायरेक्ट क्वांटम नंबर है। हाँ तो ये जो बीच में टॉपिक अभी स्किप कर रहे हैं वो लास्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हेडिंग डालो क्वांटम नंबर, क्योंकि ये पहले हम समझ लेते हैं, फिर सोजिंगर के बारे में, नहीं तो पूरा वे दिमाग में वे भी चला जाएगा, तो कंसेप्ट क्लियर भी नहीं होगा। तो जो चीजें इसमें इजीएस्ट है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि ये सब पढ़ भी लिए हो। तो हेडिंग डालना क्वांटम नंबर, हेडिंग डालना क्वांटम नंबर। तो अभी तक दिमाग में इतना अभी लेके चलना है क्या, कि जब बोहर थ्योरी फेल हो गया, बोहर थ्योरी जब फेल हुआ था, तो हेजनबर्ग जो हम वेव मैकेनिकल मॉडल, जो अभी मॉडर्न मॉडल पढ़ रहे, जो हम अभी के टाइम में पढ़ते हैं, उनमें सबसे ज्यादा डी ब्रोगली और हेजनबर्ग और श्रोडिंगर, ये तीनों ने मिलके न्यू मॉडल का जनरेट किए। वेव मैकेनिकल मॉडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वेव मैकेनिकल मॉडल के नाम। तो इसके अंदर मतलब अभी मोटा मोटी तुम्हें बता दे रहा हूं कि इसके अंदर सब कुछ पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर सब सेल होता है, ऑर्बिट नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है,
और इसके अंदर सबसेल होता है ASPDF। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं, तो फिलअप किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें पहले मैं वो सब बता दे रहा हूं, ठीक है। तो हेडिंग डालना क्वांटम नंबर। फिर जब हम श्रोडिंगर स्टार्ट करेंगे सब कनेक्टेड हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है। अभी थ्योरी करा दे रहे हैं, क्वेश्चन एक ही बार करवाएंगे जब ये पूरा। तो हेडिंग डालना क्वांटम नंबर। इसमें लिखना द सेट ऑफ फोर integer required to define an electron completely in an atom is called quantum number, यानी ये मान के अब चलना है कि बोहर के बाद, थ्योरी फेल होने के बाद जो न्यू मैकेनिकल मॉडल आया उसके इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करने के लिए कि किस ऑर्बिट में है, ठीक है, किस सबसेल में है, उसके लिए 4 इंटीजर नंबर यानी 4 क्वांटम नंबर से हम डिफाइन करते हैं। तो नीचे लिखना 4 क्वांटम नंबर इज पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड वन इज क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे इंडिकेट करते हैं, एजीम्यूथल को, मैग्नेटिक को और स्पिन को। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को जानने के लिए यानी एड्रेस करने के लिए 4 नंबर रिक्वायर्ड है और ये इंटीजर नंबर में काउंट किया जाता है। तो ये सब कब मालूम चला, जब आफ्टर बोर थ्योरी फेल हुआ, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद ये सब चीजें हमें मालूम चला। तो इसके बाद हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे, क्योंकि ये सब हमने फंडामेंटल में ही पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट अब हेडिंग डालना फिर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें लिखना इट वाज प्रपोज्ड बाय नेल्स बोर। फिर से आ गया बोर, इट वाज प्रपोज्ड बाय नेल्स बोर। नेल्स बोर ने बोला ऐसा कैसे, सब हमने दिया फिर तुम कैसे सब लेके जाओगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने प्रपोज किया, नेल्स बोर ने। उन्होंने बताया, वो छोड़ने वाला ही नहीं था। एक बार जब एटम को पकड़ा तो पूरा क्वांटम नंबर में भी एंट्री मारा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका दिया हुआ है, हाँ। आगे लिखना द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू
the value of n equal to n equal to 1, मतलब क्या हुआ, ऑर्बिट नंबर 1, n equal to 2 सेकेंड ऑर्बिट, ऑर्बिट n equal to 3 4 5, और बोर अपने टाइम में क्या नाम दिया था इसको, KLMNOP। तो इसको लिखो पहले, यानी n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, इन्फानाइट। बोर तो फेल हो गया ना। आगे लिखना, इट इंडिकेट साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, इट इंडिकेट साइज एंड एनर्जी, इट इंडिकेट साइज एंड एनर्जी, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज। आगे लिखना, विथ द इंक्रीज ऑफ एन, विथ द इंक्रीज, यानी बोर का हर बात गलत नहीं था, ऐसा नहीं कि वो सब गलत ही बताया, विथ द इंक्रीज इन एन साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, size and energy of orbitals also increase। आगे लिखना, it indicate presence of cell in an atom, it indicate presence of cell in an atom, यानी वही बात, ऑर्बिट नंबर 1 को n इक्वल टू 1 बोलेंगे, n इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल टू 3 मतलब, तो बोर के टाइम में इसको क्या नाम दिया जाता था, KLM, और मॉडर्न में क्या नाम दिया जाएगा, 1 2 3। समझ में आ गया ना, यानी ये ऑर्बिट के नंबर को भी रिप्रेजेंट करेगा और ऑर्बिट के साइज और एनर्जी को भी रिप्रेजेंट। तो जहां साइज और एनर्जी लिखे हो वहां अंडरलाइन करके स्टार लगाना हो, पूछा जाता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है, तो प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर एनर्जी और साइज को बढ़ाता है। अगर n बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, मतलब रेडियस बढ़ेगा, और ऑर्बिट बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, तुमने पढ़ा है ना। आगे लिखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अब बताया गया 2n²। अगर हम n इक्वल टू 1 का वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का 1 का, यानी ऑर्बिट नंबर 1 में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऑर्बिट नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर 3 में राइट डाउन कर लेना इसको। आगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का मतलब क्या बताया था तुम लोगों को, इतना नहीं, एक लाइन में। ऑर्बिटल्स का मतलब क्या बताया था, सब खा पका गए।
ऑर्बिटल्स मतलब बोला था क्या? बॉक्स। ऑर्बिटल्स मतलब, ऑर्बिट मतलब जिस पाथ पे घूमता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिटल्स का एक्चुअल मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन्स का मिलने की संभावना हो, वो आगे हम बताएंगे। तो ऑर्बिटल्स वगैरह सब मालूम है, तो यानी ऑर्बिटल्स का ऐसे नॉर्मल मीनिंग क्या होगा जानने के लिए? बॉक्स होगा ना। अब मुझे बताओ n इक्वल टू 1 में, क्योंकि ये सब पढ़े हुए हैं, कितना और कितना सबसेल होता है? कितना सबसेल होता है? तो कितना बॉक्स? ऑर्बिट नंबर 2 में कौन सबसेल होता है? एस और एस में कितना बॉक्स? पी में कितना बॉक्स? मालूम है ना ये? तो इस बॉक्स को किस नाम से जानेंगे? ऑर्बिट नंबर 3 में कितने सबसेल? एस पी। एस में कितना बॉक्स? पी में और डी में। अब एस में ऑर्बिट नंबर 1 में कितने बॉक्स? और ऑर्बिट नंबर 2 में? ऑर्बिट नंबर 3 में? यानी क्वेश्चन में हमें बोला है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स बोले तो बॉक्स, तो फॉर्मूला क्या दे देंगे? तो हम भी दे सकते थे। तो हमारा क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। तो ऑर्बिटल्स का मतलब होता है बॉक्स, याद रखना। यानी ऐसे बोला जाता है कि अब मैं अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑर्बिटल्स, तो उससे थोड़े बता पाओगे। तो नॉर्मल क्या मीनिंग हुआ उसका? बॉक्स। तो यहाँ एक बॉक्स है, यहाँ 4 बॉक्स है, टोटल बॉक्स लेना है, और यहाँ पर 9 बॉक्स है। समझ में आ गया ना? अगले में 16 बॉक्स आएगा। किसका किसका? एस, एस पी डी एफ। एस में कितना बॉक्स? पी में, डी में, एफ में। टोटल काउंट करो, बिना काउंट किए बोल रहे हो। कितना आएगा? तो जब तुमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स अलग चीज है, लास्ट में लिखवाएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ऑर्बिट में बोलेगा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो क्या बोलेंगे? 2n स्क्वायर ऑर्बिट में। और कितने ऑर्बिटल्स हैं यानी कितने बॉक्स है, तो n स्क्वायर। क्लियर हो गया ना ये? अब आगे लिखना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितना होता है? एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? NH अपॉन, इसका मतलब बोर झूठ नहीं बोल रहा था, सही बात है ना? तो एंगुलर मोमेंटम कितना निकालते थे? MV आर इक्वल टू NH अपॉन, लिख लो NH अपॉन 2 पाई। यही सब क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो मुझे बताओ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? एनर्जी और साइज। n बढ़ेगा तो एनर्जी और साइज क्या होगा? एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2n। कितने कितने बॉक्स होगा? एक ऑर्बिट में कितना सबसेल होगा? एक ऑर्बिट में कितना सबसेल? तो अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ सबसेल, तो ऑर्बिट नंबर 1 में कितना सबसेल? ऑर्बिट नंबर 2 में ये सबसेल है, और ऑर्बिट नंबर यानी 1 में 1, 2 में 2, 3 में, 4 में कौन कौन? 5 में। तो नंबर ऑफ सबसेल पूछा जाएगा इन एन ऑर्बिट, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा? n। 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। लिख लो नंबर ऑफ सबसेल इन एन ऑर्बिट इक्वल टू n। नंबर ऑफ ऑर्बिट इन, नंबर ऑफ सबसेल इन एन ऑर्बिट इज n।
अब लिखना एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसमें लिखना इट वाज प्रपोज्ड बाय समरफील्ड, ये नहीं पूछा जाएगा। इट वाज प्रपोज्ड बाय समरफील्ड, SUMMERFELD, समरफील्ड। It is represented as L, small l. It is represented as L, which value depend upon, which value depend upon n, which value depend upon n। ये सब फंडामेंटल में पढ़े हुए हो। अब मुझे बताओ s के लिए, s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू क्या लिखते हैं? p के लिए l का वैल्यू क्या लिखते हैं? और d के लिए l का वैल्यू क्या लिखते हैं? और f के लिए क्या लिखेंगे? g और h के लिए ये आएगा नहीं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में नहीं है ना। तो जब l इक्वल टू 2 बोला जाएगा तो किस सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? d को। अब ये सब कहां से सर्च करके लाया गया? ये सब सोजिंगर ने बताया है, समझ में आया क्या? तो लिख लो इसको, l इक्वल टू 0 मतलब s, l इक्वल टू 1 मतलब p। हाँ तो क्या है? हाँ करोगे ना, आगे जाओगे तो। आगे लिखना, नहीं सब कैलकुलेट किया जा सकता है, इतना आसान नहीं है कैलकुलेट। आगे लिखना, सिग्निफिकेंस ऑफ एल इन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सिग्निफिकेंस ऑफ एल, इसमें लिखना इट इंडिकेट the subcell and their shape present in a cell. It indicate the subcell and their shape present in a cell. It indicate subcell, इस पे स्टार लगाना। It indicate subcell and their shape present in a cell। यानी सेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर कौन से सबसेल है उसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर ऑर्बिट नंबर 1 में एस सबसेल है तो एस सबसेल नहीं बोल के हमें इंटीजर नंबर से बोलना है, तो हम l इक्वल टू 0 बोल देंगे तो क्या सोच लेंगे? किसके लिए बातें हो रही है? अगर ऑर्बिट नंबर 2 में अगर हम बोले कि l इक्वल टू 2 है तो किसके लिए बात हो रहा है? सही बोल रहा हूं मैं? नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो l इक्वल टू 2 में अगर या तो l क्या होगा, l का वैल्यू क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 0 बोलने का मतलब तुम क्या बोल रहे हो? एस सबसेल बोल रहे हो। यानी l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसेल के बारे में। और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका शेप बताएगा। उसका क्या बताएगा? शेप। तो एस सबसेल का शेप कैसा होता है? तो नीचे लिखना, एस सबसेल हैज स्फेरिकल शेप। ये सब बनाया हुआ है, ये सब फंडामेंटल में हुआ है। एस सबसेल हैज स्फेरिकल, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में भी जब हम ओवरलैपिंग करवा रहे थे तो ये सब बातें कर रहे थे। वहां पे VBT पढ़ाया था तुम लोगों को, तो VBT में ओवरलैपिंग हो रहा था ना, तो ये सब इसलिए आसान पड़ जाता है। तो एस सबसेल हैज स्फेरिकल शेप, पी सबसेल हैज डम्बल शेप, पी सबसेल हैज डम्बल शेप, और डी सबसेल हैज डबल डम्बल शेप, डी सबसेल हैज डबल डम्बल शेप।
और एफ सबसेल हैज 4 फोल्ड डंबल शेप, 4 फोल्ड डंबल शेप। फोर फोल्ड डंबल शेप, shape of f orbitals। देखो ये है 4 फोल्ड डंबल शेप। इसके बारे में पूछेगा नहीं हमें, मेनली 4 फोल्ड FOUR, 4 फोल्ड डंबल शेप। समझ में आया क्या? डंबल तो हम जानते ही हैं और डी वाला जानते हैं, वो डायरेक्शन हम सब मैग्नेटिक में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो एस का शेप कैसा होता है? पी का मालूम है ना, और डी का, और एफ का 4 फोल्ड। आगे लिखो कैलकुलेशन ऑफ एल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ एल वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ एल वैल्यू। इसमें लिखना यहां मैं बना रहा हूं, पहले समझ लो इसको। n इक्वल टू 1 में कौन सा सबसेल रहता है? l इक्वल टू क्या होगा? n इक्वल टू 2 में कौन रहता है? l इक्वल टू क्या होगा? 0 और n इक्वल टू 3 में कौन रहता है? और l इक्वल टू क्या होगा? यानी इस नंबर से ये क्या आ रहा है? एक कम आ रहा है, या तो 0 आएगा तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। तो इसमें लिखना l इक्वल टू 0 टू n-1, यानी ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। समझ में आया क्या? l का वैल्यू कभी भी इसमें 3 नहीं आएगा। अगर कभी भी तुम्हें आगे क्वेश्चन देगा n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 3, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें लिखने की क्या क्या संभावना है? 0 लिख सकते हो, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 यहां पर देख भी रहे हो आ रहा है क्या? 3 यहाँ 2 आ रहा है क्या? तो जब भी अगर ऐसे लिखा जाएगा n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है हो? क्योंकि आगे चल के जब 4 क्वांटम सेट बना के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा सेट गलत है, तो अगर n का वैल्यू और l का वैल्यू अगर मैच कर गया तो सोचो क्या है? आगे लिखना फॉर ऑर्बिट नंबर 1, फॉर ऑर्बिट नंबर 1, फॉर ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 1 के सेल, के सेल, ऑर्बिट नंबर 1 के लिए l का वैल्यू क्या लिखोगे? और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यस। ऑर्बिट नंबर 2 के लिए l का वैल्यू क्या लिखोगे? 0 और 1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? और ऑर्बिट नंबर 3 के लिए l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, SPD। 4 के लिए भी लिख सकते हैं हम, लिख लेना उसमें। आगे लिखना, लिख लिए क्या? ये आगे लिखना L इंडिकेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, L इंडिकेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इस पे स्टार लगाना।
एल इंडिकेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी एल सबसेल के बारे में बताता है, शेप के बारे में बताएगा, और ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स। तो एल इंडिकेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सबसेल, एंड इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सबसेल, इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सबसेल। अब मुझे बताओ यहां पर नंबर ऑफ सबसेल कितना है? यहां पे सबसेल यहां पर कितना है? यहां पर कितना है? तो उसको एल के टर्म में लिखना है और तुम्हें फॉर्मूला दिया जाएगा। तो कैसे फॉर्मूला बनाओगे कि ये मैच कर जाएगा? तो नंबर ऑफ सबसेल इक्वल टू एल माइनस 1, क्या होगा? 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट मत लिखना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू 2l प्लस। अब मुझे ये बताओ कि एस में एस का एल का वैल्यू क्या होता है? ऑर्बिटल्स का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी क्या आ जाएगा? यानी एस में कितना ऑर्बिटल्स है? एक बॉक्स है। ऑर्बिटल्स मतलब अगर हम बात करें पी के लिए, तो पी के एल का वैल्यू क्या होता है? तो यहां हो जाएगा 2l प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या आ जाएगा? पी में कितना बॉक्स होता है? तो पी में 3 बॉक्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा जाएगा, यानी बॉक्स की संख्या पूछा जाएगा, पर्टिकुलर इन ए ऑर्बिट के। किस पे क्वेश्चन भूलवाता है वो लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2l प्लस, बोल सकते हो ना?